नमस्कार। शनिवार का दिन, गतिविधियों का दिन। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक छोटी सी गतिविधि से, जिसमें हम जानेंगे कि कोरोना वायरस के फैलने के कारण हम जो अपने घरों में बंद हैं, उस महामारी के संदर्भ में हमने कुछ सीखा भी है या नहीं। क्या जो नियम बताए जा रहे हैं हम उनका पालन कर रहे हैं या कितना कर रहे हैं। तो कुछ प्रश्न है उससे संबंधित, तो करते हैं शुरुआत आज की गतिविधि की। पहला, हाथ मिलाना। आप बाहर निकले हैं किसी कारणवश, चाहे दवा लेने ही, आपका मित्र मिल गया, आपने दौड़कर खुशी से उससे हाथ मिलाया। आपको किसके अंतर्गत रखना है ये? करो ना या ना करो? बिल्कुल ठीक, ना करो, हमें हाथ नहीं मिलाना। फिर है मास्क पहनना। आप बाहर निकले हैं, आपको चेहरे पर मास्क लगाना है, अपने नाक और मुंह पर, या नहीं? करो ना, ये तो हमें करना ही है। बिल्कुल ठीक, इसको हमने मिला दिया, करो ना, करना है। गले मिलना। भी बाहर निकले हैं, बड़े दिनों बाद लॉकडाउन में रह रहे थे, मित्र मिल गया, परिजन मिल गए और भागकर हम गले लग गए। बिल्कुल गलत, नहीं करना है, ना करो। अगला, हाथों को बार बार धोना। बिल्कुल सही, करो ना, ये तो हमें करना ही है कि जब भी हम काम करते हैं, सिर्फ नहाने के समय नहीं, बार बार कुछ कुछ समय बाद, हर आधे घंटे में, 1 घंटे में हमें अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना ही चाहिए, तभी हम इस बीमारी से बचे रह पाएंगे। लॉकडाउन में मित्रों से मिलना बिल्कुल नहीं। फोन किस लिए है? आप फोन पर बात कर सकते हैं, मिलना नहीं है। घर की बेहतर साफ सफाई के साथ साथ सैनिटाइजर का प्रयोग करो ना, बिल्कुल करना है। साफ सफाई ही ऐसी चीज है जो हमें इन वायरस से, बीमारियों से और इन चीजों से बचा कर रख सकती है, तो यह हमें करना है, करो ना। गले में दर्द, खांसी, तेज बुखार होने पर घर पर ही कोई दवाई लेना स्वयं ना करो, ऐसा नहीं करना है, हमें जाकर चिकित्सक से ही सलाह लेनी है। तो हम इसे जोड़ेंगे, ना करो। अब देखते हैं दूसरी तरफ क्या लिखा है। नमस्कार करना। मित्र मिला है, आपको हाथ मिलाना है या दूर से नमस्कार करना है, नमस्ते करनी है? करो ना, नमस्कार करो, हाथ नहीं मिलाना है, हाथ जोड़कर नमस्कार करना है। तो हम इसे जोड़ेंगे, करो ना से। सड़क पर टहलना। बंद है, थक गए हैं, पड़े पड़े बोर हो रहे हैं घर में, नहीं, सड़क पर टहलने निकल जाते हैं, बिल्कुल नहीं, ना करो। तीसरा, दूर से अभिवादन, जो बार बार कहा जा रहा है सरकार की तरफ से भी, डॉक्टर्स की तरफ से भी, कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी है, तो अभिवादन भी दूर से ही करना है। दूर से अभिवादन करो ना। घर पर ही अपनी रुचि के कार्य करना। फिर घर पर बोर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? आपके इंटरेस्ट के, शौक के बहुत सारे कार्य हैं, आपको उनमें निखार लाना चाहिए, उस पर काम करिए। तो करो ना, रुचि के कार्य करिए। सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल करिए। दस्ताने पहनना, करें ना करें? पहनिए। अगर आपको किसी कारण बाहर जाना है तो मुंह पर मास्क और हाथ में दस्ताने होने ही चाहिए, और उसके बाद जब हम उतारें उन्हें सैनिटाइज करें, और डिस्पोजेबल हैं तो उन्हें फेंक दें, और वो भी ढंग से, ढक्कन वाले डस्टबिन में, ऐसा ना हो कि कोई जानवर खा जाए। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। आपने सही पहचाना, आपने ये बातें सीख ली हैं। आगे देखते हैं। गले में दर्द, खांसी, तेज बुखार होने पर चिकित्सीय परामर्श लेना। अगर ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो हो सकता है कोरोना महामारी से संबंधित हो, तो यह लक्षण होने पर हमें डॉक्टर से संपर्क अवश्य ही करना है, सिर्फ घर पर दवा नहीं लेनी है। तो आपने इस गतिविधि में भाग लिया, निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ आप इन सब चीज़ों का पालन कर रहे हैं, तभी आप सबको ये ज्ञात है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना पाठ, जो हमने आगे पढ़ना था। क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ 2, लहासा की ओर। लेखक राहुल सांकृत्यायन।
दूसरा प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? इसमें हमें दो बातें बतानी है कि पहली यात्रा है, भिखारी के वेश में है, फिर भी उचित जगह मिल गई, इसका कारण। फिर दूसरी यात्रा में भद्र वेश है, फिर भी जगह अच्छी नहीं मिली, क्यों? तो पहली यात्रा में जो हुआ उसमें क्या था, सुमति लेखक के साथ थे और सुमति का वहाँ बड़ा सम्मान था, उनकी जान पहचान के लोग बहुत सारे थे, तो इसलिए उन्हें सरलता से जगह मिल गई। दूसरी यात्रा में क्या है, वो शाम के समय पहुंचते हैं, घोड़ों पर सवार भी हैं, भद्र वेश में भी हैं, लेकिन सबसे गरीब झोपड़े में जगह मिली। क्यों? क्योंकि उस समय जो वहाँ के लोगों का स्वभाव क्या है कि शाम के समय वो नशा आदि कर लेते हैं, छंग पी लेते हैं, तो उस समय वो अपने घर में किसी को आने की अनुमति प्रायः नहीं देते हैं, तो इसलिए सबसे गरीब झोपड़े में ही उन्हें जगह मिली, ढंग की जगह नहीं मिली। क्योंकि उस समय की मनोवृत्ति, मनोदशा लोगों की ऐसी होती है कि उन्हें लगता है कि हम ऐसी स्थिति में हैं, नशा किया हुआ है, तो हम किसी को घर के भीतर न आने दें। दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? अब हथियार का कानून नहीं है तो जो चाहे हथियार अपने पास रखे, कभी भी चाहे उसका प्रयोग कर ले। तो जैसे भारत में है, आप घर पर चाकू रख सकते हैं, लाठी रख सकते हैं, तो इनके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए होता। लेकिन तिब्बत में उस समय बंदूक और पिस्तौल के लिए भी ऐसा ही था, कोई कानून ही नहीं बना था, तो लोग खुलेआम इन चीज़ों का प्रयोग करते थे। और दूसरा, वहाँ जो है उस समाज में, तिब्बत के समाज में उस समय जो सरकार है वह भी पुलिस और खुफिया विभाग पर अधिक खर्च नहीं करती थी, तो लोगों में क्या था कि जो चाहे जैसा व्यवहार कर जाते थे, डाकू आदि बहुत थे, लूटपाट भी होती थी, चोरी हत्याएं होती थी और गवाह मिलना कठिन होता था। तो मुख्य कारण है कि हथियार का कानून नहीं था, तो इस तरह की चिंताएं, समस्याएं वहाँ बनी रहती थी, लोगों को माल और जान दोनों ही जाने का डर रहता था। तीसरा प्रश्न है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? पिछड़ गया, पीछे रह गया, बिछड़ना नहीं करना है। पढ़ते हुए हमने साथ साथ किया था, दो बिंदु थे। एक, घोड़ा बहुत सुस्त मिला था, उसे लगा कि वह थक गया है, उसे मारना भी नहीं चाहता था लेखक, और जब उसने प्रयास किया कि वो थोड़ा तेजी से चले तो धीमा और धीमा हो जाता था घोड़ा। दूसरा कारण क्या था कि एक जगह दो रास्ते जहाँ फूट रहे थे वह गलत रास्ते पर बढ़ गया 1-1.5 मील, और जब आगे जाकर उसने पूछा तब जाकर उसे पता लगा कि वह गलत बढ़ रहा है, तब वह लौटा, फिर वह अपने मित्र तक पहुंच पाया। तो ये दो मुख्य कारण थे कि साथियों से पिछड़ गया। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका। पहली बार तो रोका, लेकिन दूसरी बार उसने ऐसा प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि पहली बार उसे लगा था कि भाई गंतव्य तक हम लहासा फटाफट पहुंच जाएं, अगर सुमति यहाँ रुक गए तो सप्ताह भर लग जाएगा और हमें गंतव्य तक पहुंचने में देर हो जाएगी। तो उसने कहा कि मैं पैसे दे दूंगा, तुम मत जाओ। दूसरी बार उसने नहीं रोका। क्यों? क्योंकि तब तक उसे बौद्ध धर्म की 103 पोथियां प्राप्त हो चुकी थी, मिल गई थी, और उसकी रुचि थी पढ़ने में, ज्ञान बढ़ाने में। तो वो चाहता था कि इस बार वो चला जाए ताकि उसे समय मिले और अच्छे से वह उनका अध्ययन कर सके। तो इसलिए दूसरी बार उन्होंने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया, जाने की अनुमति दे दी। अगला प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाइयां तो अनेक थी यात्रा में। सबसे पहले तो शुरुआत ही हो गई, क्योंकि रास्ता जिस सीधे रास्ते से वो जा नहीं सकते थे, नेपाल के रास्ते से तिब्बत गए। दूसरा, छद्म वेश धारण करना पड़ा, कौन सा? भिखारी का। फिर वहां पर बोझ उठाने वाला नहीं मिला, तेज धूप है, खाने पीने की समस्या है, और भीख मांगने का अभिनय तक करना पड़ा। जान माल का डर वहाँ के लोगों का था, तो इन्होंने तो खैर भिखारी का वेश बनाया था, तो ऐसी संभावना कम थी, लेकिन भय तो होता ही है। तो ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ी डांडे पर, वो भी पीठ पर अपना सामान लाद कर। तो इस तरह की अनेक समस्याएं उनके सामने आई, जिनका वर्णन आपने करना है। अगला प्रश्न है, इस यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताएं कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। इसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी पॉइंट्स मिले, जितने भी, वो सब लिखने हैं। कुछ अच्छी बातें हैं उस समाज की और कुछ ऐसी बातें हैं जो हम पसंद नहीं करते हैं।
तो सबसे पहले ही शुरुआत में आया था कि वहाँ जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है, औरतें घूंघट नहीं करती हैं, ये वहाँ की विशेषताएं हैं। अगला बिंदु आया था कि अपरिचित व्यक्ति भी किसी भी घर में जाकर ठहर सकता है, अपने लिए चाय बनवा सकता है, यानी कि एक दूसरे के लिए काम करने के लिए वो लोग तत्पर हो जाते हैं। फिर कृषि संबंधी बातें आई थी कि बौद्ध भिक्षुओं का वहाँ बहुत सम्मान है, यानी कि बौद्ध धर्म की मान्यता भी है, और बौद्ध भिक्षुओं का जो रुतबा है एक राजा की तरह है, और लोग जो हैं अपनी जागीरदारी जो ज़मीन उनके पास है वो उनके अधिकार में दे देते हैं, कुछ खुद करते हैं, कुछ मठों के हाथ में होती है। और इस कार्य के हेतु उन्हें जो अपनी ज़मीन में कुछ बोना काटना खाना उसके खाने के लिए चाहिए, तो मजदूर बेगार में मिल जाते हैं, बगैर पैसा दिए काम करने के लिए मजदूर वहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। एक नेगेटिव पॉइंट भी आया था, क्या आया था कि शाम के समय वहाँ के लोग छंग पीते हैं, था वो नशे के भी आदी हैं, नशा भी करते हैं। एक और बिंदु आया है जो हमारे भारत में भी प्रचलित है, क्या है, अंधविश्वास। वहाँ के लोग भी अंधविश्वासी हैं, जैसे यहाँ पर भी बहुत सारे टोने टोटकों में लोग विश्वास करते हैं, वहाँ के लोग भी ताबीज़ जो है वो गंडे बनाकर बेचता है, उसमें उनका विश्वास है। तो आपको इस प्रश्न में ये सारी बातें इकट्ठी करके विस्तार से और व्यवस्थित ढंग से रखनी है। फिर अगला प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। क भाग, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। पहला बिंदु आएगा, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, क्योंकि जिसकी जहाँ रुचि होती है वह उसमें लीन हो जाता है, तो लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम जाता है। अगला पॉइंट भी है, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था, नहीं, यह भी नहीं है। अब है प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित, जो आपको स्वतः करने चाहिए, फिर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर सुमति के व्यक्तित्व की विशेषताओं का चित्रण आपको करना है कि सुमति का कैसा व्यक्तित्व था। पढ़ते हुए हमने बात की थी कि वो एक मंगोल व्यक्ति था, और मंगोलों का रंग चेहरा जो है लालिमाली होता है, लाल होता है। उसके साथ उसमें आया था कि उसे गुस्सा भी आता है, और साथ ही ये था कि जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाता है। तो उसकी विशेषताएं बताएंगे कि वो मंगोल था, भिक्षु था, क्रोध जितनी जल्दी आता था उतनी ही जल्दी शांत भी होता था। फिर पाठ में कई जगह आया है कि उसके जानने वाले लगभग हर जगह थे। इससे क्या पता लगता है कि मिलनसार व्यक्ति है, और मिलनसार है, जानने वाले अधिक हैं, लोग उससे मिलकर खुश हैं, तो इससे क्या है कि उसका स्वभाव अच्छा है, बोलने में कुशल है, वो कुशल वक्ता है, तभी लोग उसके आसपास रहते हैं, तो उसे बोलने की कला में भी वो माहिर है। तो ये सब उसकी विशेषताओं में हम लिखेंगे। फिर प्रश्न है, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। इस कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होने चाहिए। आपकी समझ में उचित है या अनुचित, विचार कीजिए। ये प्रश्न कहता है कि अगर हमने किसी को देखा है कि हाँ उसने किस तरह की ड्रेस पहनी है, कैसे कपड़े हैं, हम उसी आधार पर उसके बारे में विचार कर लेते हैं। बहुत सूटेड बूटेड व्यक्ति है, हम कहते हैं अरे वाह बढ़िया है, बहुत अच्छा आदमी होगा, बहुत सभ्य होगा, सिविलाइज्ड होगा। और कोई गरीब सा व्यक्ति हमें दिख रहा है, सामान्य सी वेशभूषा है, कुर्ता पाजामा पहना है, या जो हमारी अपनी पारंपरिक वेशभूषा है, हम सोचते हैं ऐसा ही होगा, इसे कुछ नहीं आता होगा। इस तरह की एक धारणा बना लेते हैं आजकल लोग। तो आप बताइए कि क्या यह बात उचित है कि सिर्फ वेशभूषा देखकर हम अनुमान लगाएं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। बिल्कुल गलत है। सिर्फ वेशभूषा से हम अनुमान नहीं लगा सकते। गांधी जी थे, कितनी सामान्य वेशभूषा थी। लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल किसानों वाली वेशभूषा, प्रधानमंत्री बनने के बाद तक, लेकिन उनका ओहदा, उनका रुतबा, उनका व्यक्तित्व किसी से कम नहीं था। हम ये नहीं कह सकते कि वो सभ्य व्यक्ति नहीं थे, बेहद सभ्य थे। इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंचने वाला व्यक्ति कोई सामान्य नहीं हो सकता। तो हम सामान्य वेशभूषा से ये नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति के पास कुछ खासियत नहीं है। या फिर बहुत सूटेड बूटेड व्यक्ति है, उनको आपने कई बार देखा होगा, गाड़ियों से उतरते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से गालियां देते हैं गरीब लोगों को, रिक्शा वालों को, ऑटो वालों को। अपनी संसद में भी देखिए, कई बार जब बहस होती है तो उनकी भाषा क्या होती है, कई बार तो कुर्सियां तक उठा उठा पटक कर मार देते हैं, जबकि उनकी वेशभूषा बहुत बेहतर होती है। तो हमें सिर्फ वेशभूषा के आधार पर किसी के बारे में धारणा नहीं बनानी चाहिए। तो इस पर आप
अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिखेंगे कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, और उदाहरण से आपको अपनी बात पुष्ट करनी होती है। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। भौगोलिक स्थिति है ज्योग्राफी से संबंधित, भूगोल वहाँ का कैसा है, जमीन कैसी है। तो शुरू में ही लेखक बता चुका है कि पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, कहीं टापू जैसा है, मैदान भी हैं, ऊपर पहाड़ों पर डांडे पर आबादी कम है, गाँवों में फिर भी लोग हैं। तो यह भौगोलिक स्थिति में हम बताएंगे। फिर उसने कहा है कि उसकी स्थिति से, तिब्बत की जो स्थिति पाठ में दिखाई है कि वहाँ के लोगों का जीवन भी कैसा है, जनजीवन ना पूछकर उसने सिर्फ भौगोलिक पूछा है भी, तो फिर वहाँ की स्थिति अपने शहर में जहाँ आप रह रहे हैं उससे आपको उसका तालमेल करना है कि वहाँ और यहाँ में क्या भिन्नता है। अगर मान लो आप सोनीपत में रह रहे हैं तो सोनीपत में और वहाँ के जीवन में क्या भिन्नता है। यहाँ क्या है, मैदानी भाग है, वो पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र है तो निस्संदेह वहाँ का जीवन कठिन होता है, जहाँ भी पहाड़ होते हैं जीवन बहुत कठिन होता है। शहरों में जहाँ आप रह रहे हैं सोनीपत में बहुत सारी सुविधाएं हैं, पानी की, बिजली की, सड़कों की, जीवन सरल है। तो ये तुलना आपने करनी है इसमें। फिर है, आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को आपने लिखकर बताना है। कहीं की कोई यात्रा की है और यादगार यात्रा बन गई है, उसे आपने लिखकर एक लेख बनाना है। यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी अन्य विधाएं हैं और प्रस्तुत विधा उनमें से किस मायने में अलग है। हर विधा को लिखने का एक तरीका होता है। जैसे कविताएं अलग तरीके से लिखी जाती हैं, निबंध में विचार होते हैं, गठे हुए होते हैं, बिल्कुल बंधे हुए विचार होते हैं, कहानी में कल्पना का समावेश होता है, जिज्ञासा होती है, उपन्यास में बहुत बड़ी कथाएं होती हैं जो निरंतर एक दूसरे से जुड़ती हुई चलती हैं और एक पूरे बहुत विस्तृत रूप में हमारे सामने आती हैं। ऐसे यात्रा वृत्तांत क्या होता है, जो यात्रा के दौरान हमने अनुभव किया होता है उसका वर्णन होता है। तो ये कुछ विधाएं लेकर आप उनमें तुलना करते हुए इस लेख के बारे में बताएंगे। फिर है भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन हम सभी जो पाठ PA1 में है इनका करेंगे। अभी हमारा एक पाठ जो रहता है व्याकरण का, उसके बाद, क्योंकि उन पाठों से ही संबंधित भाषा अध्ययन है। तो यहाँ हमारा यह पाठ पूर्ण होता है। अब मिलते हैं अगले पाठ के साथ, जो होगा कृतिका का पाठ 2, मेरे संग की औरतें। तो बेहतर है कि आप पाठ को पहले ही पढ़कर रखें, तो आपका कार्य भी यही रहेगा कि पाठ पढ़िए। और फिर मिलते हैं उस पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।